चीन की रिफाइनरी और बैंक पर भी नकेल कसने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ब्लैकमेलिंग को बेअसर करने के लिए तेल पाइपलाइन का नया जाल बिछाया जा रहा है। होर्मुज की अहमियत खत्म करने का दावा, तेल का नया रास्ता बनाने का ऐलान और ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 3 ऐसे दांव चल दिए हैं जिनका सीधा निशाना ईरान की ताकत और उसकी कमाई है। और इसलिए ये आर्थिक युद्ध छेड़ते ही ट्रंप ने ईरान के साथ रिश्ते रखने वाले देशों को सीधी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि जो भी देश, वित्तीय संस्थान, कंपनियां, एयरपोर्ट या संस्थाएं ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद या लाइफलाइन देंगी, उन सभी को अमेरिका की कड़ी आर्थिक कार्रवाई और भारी नतीजों को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद एक बहुत बड़ी खबर आई। यूएई ने ईरान के साथ अपने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन को तुरंत रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ ही घंटों बाद लिया गया। ईरान के लिए यूएई का ये फैसला बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि लंबे समय से दुबई का जेबेल अली पोर्ट ईरान के लिए आर्थिक लेन देन और कारोबार का बड़ा रास्ता बना हुआ था। अमेरिका के इस कदम पर ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस आर्थिक युद्ध का सबसे माकूल जवाब यह होगा कि ईरान तुरंत एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे को अमेरिका की अपनी आर्थिक नाकामियों से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर किसी भी खाड़ी देश की जमीन, एयर स्पेस या किसी भी सैन्य फैसिलिटी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना की किसी भी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए हुआ तो ईरान उस देश को इस युद्ध में अमेरिका का सीधा साझेदार मानेगा और उस पर जवाबी हमला करेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देर रात इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल को 800 सुरक्षा कर्मियों ने घेरा हुआ है और किसी भी शख्स को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो आपको बता दें कि आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद अब इमरान खान को शिफा अस्पताल शिफ्ट किया गया है। लगातार खराब होती मेडिकल कंडीशन के आधार पर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और बेहतर इलाज के लिए अब अदियाला से शिफ्ट किया गया है अस्पताल। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर फंस गया है क्योंकि ईरान की ही चाल से अमेरिका ने ईरान को मात दी। ईरान होर्मुज पर एकाधिकार का दावा करता रहेगा और ट्रंप ने ओमान के रास्ते सीक्रेट शिपिंग कॉरिडोर तैयार किया। ट्रंप का दावा है कि होर्मुज खुला, ईरान इंकार कर रहा है। एक तरफ ट्रंप ने चाल चली और दूसरी तरफ मुस्तफा खामनी ने यूरोप दहन की रणनीति तैयार की। क्या ये जंग किसी महायुद्ध में बदलने वाली है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से के पास एक विशेष समुद्री रास्ता तैयार किया है। यहां से हर रात 15 से 20 तेल टैंकरों का काफिला सुरक्षित निकाला जा रहा है और रोजाना 1 करोड़ बैरल तेल का निर्यात हो रहा है। अमेरिकी लड़ाकू विमान इन जहाजों को ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से सुरक्षा दे रहे हैं और ईरानी सेना इस सीक्रेट रूट की सटीक लोकेशन को ट्रैक करने में नाकाम हो रही है क्योंकि हाल के हमलों में ईरान के रडार और कोस्टल सरप्राइज सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी 100% सफल रही है और होर्मुज स्ट्रेट भी खुला है। साथ ही अमेरिका ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज खुला है, दूसरी तरफ इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा है ईरान अगर होर्मुज स्ट्रेट फिर खोलने से इनकार करता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ शिपिंग डेटा एनालिटिक्स कंपनी केपलर ट्रंप के दावे को गलत साबित कर रही है। केपलर के मुताबिक होर्मुज से 9 कार्गो जहाज गुजरे जो पिछले दिन के बराबर थे। मुस्तफा खामनेई ने रणनीति के तहत हमला होने पर यूरोप तक मिसाइलें दागने की तैयारी कर ली है। साइप्रस, बुल्गारिया और पूर्वी यूरोप में अमेरिकी रिफ्यूलिंग और सैन्य बेस निशाने पर हैं। ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर भी हमले की योजना है।
यही नहीं, इकोनॉमिक डिजिटल वॉर के लिए भी ईरान तैयार है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स को काटने की भी प्लानिंग है, जिसका मकसद वैश्विक संचार और इंटरनेट नेटवर्क को ठप करना है। नेटो ने ऐलान कर दिया है, अगर ईरान अमेरिकी बेस को टारगेट बनाता है तो युद्ध मिशन में नेटो अमेरिका का साथ देगा। नेटो का कहना है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है और सभी नेटो सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। लेबनानी अखबार के मुताबिक ईरान ने हूती को एक्टिवेट करके सऊदी पर खतरा बढ़ा दिया है। हूती सऊदी अरब के साथ तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और हूती सऊदी अरब पर ग्राउंड हमले कर सकता है। ये ईरान की दबाव की रणनीति है। ईरान चाहता है कि मित्र देशों के दबाव में आकर अमेरिका झुके और ईरान की शर्तें मान ले। यूक्रेन के पास रूस को जलाने के लिए हथियारों का पर्याप्त भंडार है, लेकिन खुद को बचाने के लिए नहीं। यूक्रेन रूस के ड्रोन हमलों का मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता यूक्रेन में नहीं है। यही वजह है कि अब यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। ज़िरकॉन जैसी घातक मिसाइलों के इस्तेमाल से रूस किश्तों में कीव में लगातार धमाके कर रहा है। पुतिन समझ चुके हैं कि अगर यूक्रेन के हमले करने हैं और उसकी क्षमता पर शिकंजा नहीं कसा गया तो रूसी अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बुधवार की देर रात कीव पर एक बार फिर से जबरदस्त हमला हुआ और यूक्रेन की कई हथियार फैक्ट्रीज को नष्ट कर दिया गया। रूस का सबसे बड़ा टारगेट अब कीव है, क्योंकि यही सेना का मुख्यालय है। ड्रोन के कई कारखाने हैं, अर्थव्यवस्था चलाने के केंद्र हैं, कई कारखाने हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं और तेल का भंडार है। पुतिन के सामने इस वक्त दो बड़ी चुनौती है। पहली, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से दुरुस्त करना और दूसरी, यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकना। रूस ने 70 मिसाइलों से हमला किया, 168 आत्मघाती ड्रोन से भी प्रहार हुआ, 13 ज़िरकॉन मिसाइलों से तबाही हुई, 10 इस्कंदर मिसाइलों से कीव में तबाही हुई, 2 उत्तर कोरियाई KN-23 से हमले हुए। रूस ने सबसे बड़ा हमला कीव के ब्रॉबरी पर किया। ब्रॉबरी को कीव का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रूस सबसे पहले यहीं पर कब्जा जमाना भी चाहता है। ब्रॉबरी कीव का औद्योगिक इलाका है। यहां पर एक एक धमाके से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रूस को शक है कि यहीं पर ड्रोन बनाने की फैक्ट्री हो सकती है। ब्रॉबरी में गोदाम और सेना की फैक्ट्रियां हैं, जिसे रूस ने अपनी घातक मिसाइल से निशाना बनाया। ब्रॉबरी पर हमला करके रूस यूक्रेन के पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करने की कोशिश में है। ब्रॉबरी में यूक्रेन का रेडियो इंटेलिजेंस सेंटर है, जिसे रूस ने नष्ट करने की कोशिश की है। ब्रॉबरी में सेना के वायरलेस का मुख्यालय भी है, जिस पर हमला किया गया। यहीं पर सेना की कई यूनिट के दफ्तर हैं, जिससे टारगेट किया गया। खुफिया विभाग का संचार केंद्र भी ब्रॉबरी में मौजूद है। कीव से 2 अहम हाईवे निकलते हैं। M01 हाईवे कीव से चेर्निहाइव को जोड़ता है, जबकि H07 हाईवे कीव से सुमी तक जाता है। रूस के निशाने पर ये दोनों हाईवे। रूस इन दोनों के अलावा कई इलाकों से कीव का संपर्क काटने की कोशिश में है। रूस का मकसद कीव से सप्लाई को रोकना है। दोनों हाईवे को हमले में नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन के तेल ठिकानों को भी टारगेट कर रहा है। ब्रॉबरी में तेल डिपो पर हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन का तेल भंडार नष्ट किया है। मिसाइल हमले के बाद कई तेल टैंकर्स में आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव रिपेयर प्लांट पर हमला किया। यहां पर विमान निर्माण और मरम्मत का सेंटर है। यहां सैन्य विमानों की मरम्मत भी होती है। यूक्रेन की सरकार विमान कंपनी का सबसे बड़ा केंद्र यही है। रूस के मिसाइल हमलों से इस सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है। एक फ्रंट पश्चिमी एशिया में धधक रहा है तो दूसरा फ्रंट यूरोप में दहक रहा है। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी भीषण ड्रोन वर्षा की। 24 घंटे से पहले कीव पर हमलों को बदला ले लिया गया। अब आज की रात यूक्रेन के लिए खौफनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बौखलाया रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि यूक्रेन से युद्ध का विस्तार अब नेटो देशों तक हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के हमलों के पीछे नेटो का इंटेलिजेंस इनपुट था। रूस पहले भी धमकी दे चुका है कि अगर नेटो देश यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे तो रूस नेटो देशों को तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और इस तबाही का बदला जरूर लेकर रहेगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 100 दिन में यूक्रेन ने रूस की 34 रिफाइनरियों को टारगेट किया, जिसमें से 24 रिफाइनरियों पर 50 से ज्यादा हमले किए गए। इससे रिफाइनरी की क्षमता घट गई, जो पहले 5.3 से 5.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, वो घटकर 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गई। यूक्रेन ने हाईटेक सर्विलांस नेटवर्क की वजह से रूसी तेल ठिकानों पर आक्रमण किया, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन कैसे इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है, यह आप समझिए। दरअसल
यूक्रेन को नाटो का साथ मिल रहा है, इस वजह से उसके सर्विलांस ड्रोन रूसी बॉर्डर पर एक्टिव रहते हैं। यूक्रेन के पास नाटो देशों से मिले टोही विमान मौजूद हैं जो डेटा लिंक एंटीना के जरिए यूक्रेन के कमांड सेंटर को रिसीवर टावर के जरिए सर्विलांस डेटा भेजते हैं, जहां पर टेक्निकल टीम कमांड सेंटर की स्क्रीन पर हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को देखकर आगे कमांड सेंटर से ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर भेज देते हैं, जहां भेजे गए कोऑर्डिनेट्स ने यूक्रेन स्वार्म ड्रोन से हमला किया और एक साथ कई ऑयल रिफाइनरीज में विस्फोट कर देता है। इसलिए आज रात बड़ा हमला हो सकता है। रूस नेटो देशों को टारगेट कर सकता है, बाल्टिक देशों को भी टारगेट कर सकता है। रूस अब यूक्रेन के ग्रेटर ओडेसा में भारी तबाही मचा सकता है और इस बार क्रीमिया से हमला किया जा सकता है। दरअसल ग्रेटर ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पोर्ट और वॉर बेस है, जो 3 बंदरगाहों को मिलाकर बना हुआ है। पहला पोर्ट ओडेसा है, जिसकी कार्गो क्षमता 4 करोड़ टन है। दूसरा पोर्ट चोर्नोमॉर्स्क है, जिसकी कार्गो क्षमता 2.5 करोड़ टन है। तीसरा पोर्ट है पिवदेनी, जिसकी कार्गो क्षमता 2 करोड़ टन है। ये पूरा तटीय इलाका ग्रेन साइलो हब है, जहां से यूक्रेन के 90% कृषि उत्पादों का निर्यात होता है। अगर रूस ने हमला करके इसे तबाह कर दिया तो अनुमानित तौर पर यूक्रेन को रोजाना 668 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक दांव खेल दिया है। ट्रंप ने इसे इकोनॉमिक डी डे का नाम देकर ईरान की पूरी आर्थिक व्यवस्था की नाकेबंदी का ऐलान किया है। इस मास्टर प्लान का पहला अक्षर यूएई में दिखा है। यूएई ने ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक और वित्तीय संबंध खत्म कर दिए। दुबई का जेबल अली पोर्ट, जो कि दशकों से तेहरान की लाइफलाइन था, अब ईरान के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद ट्रंप अब